कैलोरीफिक हीट भी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये तो पहला पॉइंट हो गया कि इथेन की कैलोरीफिक वैल्यू इथीन से ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये होता है कि इथीन जो होती है इसको हम एज ए फ्यूल इसलिए यूज़ नहीं करते कि ये धुआं बहुत देगी। ये धुआं क्यों देगी? जब आप धुएं पे आ जाएं या येलो फ्लेम पे आ जाएं तो देन यू हैव टू कंसिडर धुआं किससे बनता है? कार्बन से। अनबर्न कार्बन जो वो धुआं की शक्ल में नज़र आता है, वही डिपॉजिट होता है बर्तन के नीचे भी, जो हिस्सा काला हो जाता है, और किचन के ऊपर छत पे भी काला आ जाता है अर्बन कार्बन की वजह से, वो जाके वहाँ डिपॉजिट हो जाता है। तो जो कार्बन है ये इथीन में ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़ हायर इन इथीन देन इन इथेन। इथेन में कार्बन की परसेंटेज कम है और इथेन में इथीन में कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है। एंड ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज होने से कुछ कार्बन अनबर्न्ड रह जाता है, वो धुएं की शक्ल में नज़र आता है, अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। और फ्लेम भी येलो बनती है। ग्रीन फ्लेम जब ब्लू फ्लेम जब बनती है जब कंप्लीट कंबशन होता है। तो यहाँ कंप्लीट कंबशन नहीं होता, जो कार्बन ज़्यादा है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए कंप्लीट कार्बन पार्टिकल येलो हॉट हो जाते हैं, और येलो हॉट होने से फ्लेम येलो नज़र आती है। ठीक है, तो इस पे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कि हम इसको एज ए फ्यूल यूज़ नहीं करते, कैलोरीफिक वैल्यू कम है, धुआं ज़्यादा देती है। ये धुआं ज़्यादा क्यों देती है? बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़ हाई, तो इट डज नॉट बर्न कम्प्लीटली, सम कार्बन रिमेन अनबर्न विच अपीयर्स एज स्मोक। ये बात समझ में आ गई। और उसके कंपैरिजन में इथेन जो होता है ये कम्प्लीटली जलता है, ब्लू फ्लेम देता है। ब्लू ये कम्प्लीटली इसलिए जलता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए इसकी हीट वैल्यू ज़्यादा, और हीट वैल्यू ज़्यादा होने से इथेन को हम एज ए फ्यूल यूज़। तो CNG जो होती है उसमें मेनली मीथेन होती है, लेकिन थोड़ी बहुत इथेन भी होती है जो हम कारों में भरवाते हैं, है ना। समझ में आ गई बात। एक प्रॉपर्टी तो ये कंबशन है जिसमें हम पूरा मॉलिक्यूल लिखते हैं। उसके बाद इथेन जो है ये एडिशन प्रॉपर्टी शो करता है, एडिशन रिएक्शंस कहते हैं इन्हें। एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? When an atom or group of atom is added to the carbon atom of an organic compound, is added to the carbon, यानी किसी को हटाए बिना कोई नया एटम और ग्रुप ऑफ एटम को ऐड कर दें, वो एडिशन रिएक्शन कहलाती है। वो जब भी पॉसिबल है वह जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हम बोल देते हैं ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एक एटम को हटा के दूसरा एटम आएगा, जैसे मीथेन में होता है, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन आ गया, तो वो क्या कहलाती है? सब्स्टिट्यूशन। क्या? हम मीथेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉन्फिगरेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ भी दिखाते हैं और भी कई चीज़ों के साथ दिखाता है, लेकिन लिमिटेड उसकी रिएक्शंस होती हैं। हमने सिर्फ क्लोरीनेशन पढ़ी है क्लोरीन के साथ। ये बात समझ में आ गई। बाकी डिटेल और जो इसकी एक्स्ट्रा रिएक्शन है वो हमने नहीं पढ़ी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, क्योंकि जब रिएक्टिव एटम करीब आते हैं तो दो बॉन्ड जो होते हैं, या डबल बॉन्ड होता है, उसमें एक बॉन्ड वीक होता है। वो बॉन्ड वीक बॉन्ड जो है वो रिएक्टिव एटम के कांटेक्ट में आने से फ़ौरन ब्रेक हो जाता है। तो ये जब भी रिएक्शन दिखाएं, ये हमेशा से उससे दिखाएं स्ट्रक्चर फार्मूले से, तो आसान लगेगी। यानी यही रिएक्शन स्ट्रक्चर फार्मूला बना के दिखाएं डबल बॉन्ड के साथ। ये या तो हमें स्ट्रक्चर फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, स्ट्रक्चर फार्मूले की, ये तो एटम्स अलग हो गए, चाहे वो दिखाएं ये इस फॉर्म में लिखे या इस फॉर्म में लिखे। कार्बन हाइड्रोजन एटम अलग हो गए, कार्बन ने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन ने वाटर वेपर बना दिया। यहाँ क्या होगा, ये जब क्लोरीन के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये पहली रिएक्शन है विद क्लोरीन, ये हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए पढ़ते हैं कि मीथेन और इथेन जब क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट वेरी स्लो इन डार्क बट विगरसली इन सनलाइट। सनलाइट में बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हो, और सनलाइट को हम क्या नाम से पुकारते हैं? फोटो कैटलिस्ट। इस केस में सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। इस केस में जो ही क्लोरीन एटम के कांटेक्ट में आएगा, अंधेरे में भी रिएक्शन फास्ट होगी, डार्क में भी रिएक्शन फास्ट होगी। तो जो ये क्लोरीन के कांटेक्ट में आएगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड बच जाता है। मैंने आपको बताया था जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पहला बॉन्ड जो होता है वो कहलाता है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सॉरी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो आसानी से नहीं टूटता।
लेकिन जो दूसरा बॉन्ड होता है वो साइड वेव शेयरिंग होती है, कार्बन कार्बन के बीच में साइड वेव जो शेयरिंग होती है उसको वो सिग्मा वो कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। वो वीक होता है, वो आसानी से टूट जाता है। हाँ सॉरी, उल्टा बोल दिया मैं, यानी पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है और जो साइड वेव शेयरिंग होती है वो पाई बॉन्ड कहलाता है। वो वीक होता है, वो जल्दी टूट जाता है, कम एनर्जी में टूट जाता है, उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो ये बॉन्ड टूट गया क्लोरीन के कांटेक्ट में आते ही। तो अब क्लोरीन ने किसी को हटाया नहीं, एक क्लोरीन एटम यहाँ बॉन्ड बना ली और दूसरा क्लोरीन एटम, तो ये एडिशन ऑफ क्लोरीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन रिएक्ट विद इथीन और इथाइन इवन इन डार्क। सनलाइट तो और भी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगी, लेकिन डार्क में भी रिएक्ट करेगी, है ना। तो ये कंपाउंड बनाएगी, एडिशन रिएक्शन। यही रिएक्शन जब मीथेन के साथ थी तो सब्स्टिट्यूशन थी, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था, वहाँ हाइड्रोजन हट के क्लोरीन आई थी, इसलिए वो रिएक्शन क्या कहलाई थी। और यहाँ पे कोई नहीं हटा, डायरेक्ट दो एटम बॉन्ड टूट गया, दोनों एटम उस जगह आके एक बॉन्ड बना लिया उन्होंने, कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए एडिशन कहलाते हैं। ठीक है, इसका कंपाउंड का नाम क्या होगा? क्योंकि ये क्लोरीन के दो हैं तो डाई क्लोरो होगा। डाई, एक क्लोरीन को होता तो खाली क्लोरो बोलते, और ये अब सिंगल बॉन्ड आ गया तो नाम क्या होगा इसका? जब डबल बॉन्ड रहता है रिएक्शन के बाद भी तो ईन की आवाज़ आती है। अब तो डबल बॉन्ड खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड रह गया। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो आवाज़ कहीं की आती है? एन की, अल्केन। तो क्या हो जाएगा ये? डाइक्लोरो ईथेन। एन क्यों? बात समझ में आ गई? तो ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और चूँकि क्लोरीन अलग अलग एटम पे आ रहा है तो इसको 1,2 डाइक्लोरो ईथेन भी कहते हैं। डाइक्लोरीन इसलिए कि दो क्लोरीन है। अब एक क्लोरीन एक एटम पे आ रहा है, दूसरा क्लोरीन, तो इनको जब नंबरिंग देंगे तो कि दोनों क्लोरीन सेम एटम पे भी आ सकते हैं, ऐसे कंपाउंड भी हैं। ऐसे कंपाउंड भी जो इस यहाँ पे नहीं बनेंगे लेकिन बन सकते हैं दूसरे तरीके से। अगर दोनों क्लोरीन सेम एटम पे होते इथेन के अंदर तो वो 1,1 डाइक्लोरो कहलाता। समझ में आया? लेकिन इस केस में एक पर है और दूसरा दूसरे पे, यानी हम फंक्शन को नंबरिंग देंगे तो एक को 1 नंबर, दूसरे को दूसरा नंबर देंगे, दोनों का नंबर देना जरूरी, दोनों क्लोरीन के कार्बन एटम का नंबर देना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? 1,2 है ना, 1,2 पढ़ने में 1,2 पढ़ेंगे, 1,2 डाइक्लोरो ईथेन। ये बात समझ में आ गई? इसके बाद है एडिशन ऑफ ब्रोमीन। एडिशन ऑफ ब्रोमीन, और इसको हम ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं। विद ब्रोमीन वाटर, विद ब्रोमीन वाटर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एज ए टेस्ट यूज होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के लिए। यानी ऑयल्स जो होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है इसलिए, और जो घी होता है, घी जो होता है वो क्या होता है? सैचुरेटेड होता है, जो जम जाता है, सॉरी थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा वो जम जाएगा। तो आप कैसे पता लगाओगे ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है? अब ब्रोमीन वाटर समझ लीजिए, ये ब्रोमीन वाटर बनता कैसे? पानी में तो ब्रोमीन नहीं घुलती क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड है। पानी जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड को बहुत कम डिसॉल्व करता है। ये एक स्पेशल तरीके से घुली जाती है। पहले इसे हम किसी और चीज़ में घोलते हैं ब्रोमीन को, जहाँ वो घुल जाती है, फिर उसमें पानी मिलाते हैं, और वो पानी मिलने के बाद वो जो लिक्विड है उसे हम ब्रोमीन वाटर कहते हैं। और वो ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का? ब्राउन कलर का। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन ब्राउन कलर की है। तो जब ब्रोमीन की ड्रॉप्स डाल, ब्रोमीन वाटर की, ब्रोमीन की नहीं, ब्रोमीन की हम ड्रॉप्स डालेंगे, प्योर ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन ब्राउन कलर का है। अब मान लो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल निकल के रिएक्ट कर गए उस कंपाउंड से, लेकिन बाकी मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो ज़्यादा हैं, मॉलिक्यूल लाखों की तादाद में, मॉलिक्यूल में एटम्स, एक छोटी सी एक ड्रॉप में करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें से 100 मॉलिक्यूल 200 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गए, बाकी बचे रह गए। समझ में आ गई बात? तो वो जो बाकी बचे रहेगा वो जो है उनका कलर चेंज नहीं होगा। वो किस कलर के थे?
तो रिएक्शन के बाद जो बचेगा वो भी ब्राउन ही होगा। ये बात समझ में आएगा? तो ब्रोमीन एडिशन तो ब्रोमीन, जो कि रिएक्शन ब्रोमीन से हो रही है, हाँ, लेकिन उसमें एक पानी भी मौजूद है, लेकिन रिएक्शन ब्रोमीन से होती है। अब ब्रोमीन वाटर जो है वो ब्राउन कलर का है बिकॉज ऑफ ब्रोमीन। उसमें ब्रोमीन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, डालते भी हम 2-3 ड्रॉप्स ही हैं। वो ब्रोमीन पूरी रिएक्ट कर जाती है। जब वो ब्रोमीन रिएक्ट कर गई तो कंपाउंड का हिस्सा बन गई। वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल में वो कलर नज़र नहीं आता, लेकिन पानी में से ब्रोमीन निकल गई तो वो पानी जो होगा, जब उसमें ब्रोमीन थी तो वो ब्राउन था, पानी में से ब्रोमीन निकल गई तो कलरलेस हो जाएगा। तो ब्रोमीन वाटर को हम 1-2 ड्रॉप्स डाल दें अनसेचुरेटेड कंपाउंड में, वो कलरलेस हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन कंपाउंड इज सेचुरेटेड और क्लोरीन से नहीं पता चलेगा, क्योंकि क्लोरीन में कलर का चेंज का पता नहीं चलता। रिएक्शन तो हो सकती है, हो जाए, क्लोरीन तो सेचुरेट से भी रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और अनसेचुरेट से भी रिएक्ट करता है। तो पहले तो ये पता लगाना मुश्किल होगा सेचुरेट अनसेचुरेट। दूसरी बात है उसका कलर का चेंज का पता नहीं चलेगा। ये कलर हमें पानी की वजह से नजर आ रहा है, ब्राउन कलर। तो व्हेन वी ऐड ब्रोमीन, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन किससे हो रही है? ब्रोमीन के साथ, एटम्स के साथ। लेकिन डाल क्या रहे हैं हम? तो अक्सर लोग ब्रोमीन वाटर में वाटर भी लिख देते हैं, जबकि वाटर इज जैसे मीडियम, और रिएक्शन उसमें ब्रोमीन घुली हुई है, तो पानी खुद हिस्सा रिएक्शन में नहीं लेता। तो व्हेन वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन वाटर इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड, देन इट्स कलर डिकलराइज, इट डिकलराइजेस, यानी कलरलेस हो जाती है। इट बिकम, यानी वो जो वाटर है वो कलरलेस हो जाता है। वो जो ब्राउन कलर था वो ब्रोमीन की वजह से था, वो खत्म हो गया, ब्रोमीन रिएक्ट कर गई, तो जो बचा वो कलरलेस बचा। तो if the bromine water color decolorizes, it means it was unsaturated. It was, क्योंकि रिएक्शन के बाद वो फिर सेचुरेट हो जाएगा। अब वो रिएक्शन से पहले था ना अनसेचुरेट, इसलिए रिएक्शन शो कर रहा है। और जब रिएक्शन हो गई, जैसे ये था अनसेचुरेट था, रिएक्शन हो गई तो वो सेचुरेट हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ क्या होगा, जब हम इसमें ब्रोमीन, इसी बिल्कुल सेम वे में रिएक्शन होगी। क्या यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? ब्रोमीन के साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे Br2, वहाँ Cl2, यहाँ Br2। और ये Br2 कहाँ पर है? ये पानी के अंदर है। पानी नहीं दिखाएंगे क्योंकि पानी से रिएक्शन नहीं होती। और यहाँ क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में? C सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, ये रिएक्शन आसान है अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के लिखें। तो ये एक बॉन्ड टूट गया ब्रोमीन की एटम्स की वजह से, तो एक ब्रोमीन एटम यहाँ आ जाएगा और एक ब्रोमीन एटम यहाँ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो नाम तो ऐसे ही बनेगा, क्या होगा इसका नाम? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इथेन क्यों होगा, बात समझ में आ गई? क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ गया। ये बात क्लियर हो गई। सिमिलरली इसके बाद है एडिशन, यानी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको ख़त्म कर देंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऐड हो सकती है। ठीक है, तो क्या होगा? C⋅C। अब इसमें एक बात समझ लें कि जब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसी जगह पे होती है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन की डेफिनेशन क्या है? कि द केमिकल एडिशन रिएक्शन when hydrogen is added to an unsaturated compound and in the unsaturated molecule of a compound, then the reaction is known as हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन का एडिशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। जब भी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहीं भी होगी, बहुत सारे ऑयल में भी होती है, ऑयल में जब हम हाइड्रोजन, जो वहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो जब उसके हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो वो सेचुरेट हो जाता है, और सेचुरेट होगा तो घी बन जाता है। ऑयल ऑन हाइड्रोजिनेशन बिकम घी, या आपका मक्खन जिसे कहते हैं बटर, वो भी सेचुरेट होता है। क्यों? क्योंकि वो बनने से पहले वो अनसेचुरेट था, हाइड्रोजिनेशन से वो सेचुरेट हो गया, अब उसको हम क्या बोलते हैं? वो सेचुरेट हो गया, अब वो बटर कहलाएगा या घी कहलाएगा अगर वो ऑयल है तो, है ना। तो यहाँ क्या होता है कि जब हाइड्रोजन रिएक्ट करती है तो सेम, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, क्लोरीनेशन में किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत, ब्रोमिनेशन भी बिना कैटलिस्ट के होता है,
सिर्फ 2 ड्रॉप्स ब्रोमीन की डाल दो, ब्रोमीन वाटर की, नॉट ब्रोमीन। कहीं की, क्योंकि ब्रोमीन लिखेंगे एडिशन ऑफ ब्रोमीन क्योंकि रिएक्शन ब्रोमीन से हो रही है, लेकिन जो हम उसमें डाल रहे हैं वो ब्रोमीन वाटर डाल रहे हैं, ब्रोमीन नहीं डाल रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि ब्रोमीन वाटर में से ब्रोमीन निकल जाएगी तो कलरलेस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे जब भी हाइड्रोजनेशन होगा तो इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए। अब वो कैटलिस्ट या तो निकिल होता है, फाइनली डिवाइडेड निकिल, बहुत बारीक पाउडर की तरह निकिल एलिमेंट जो है, या प्लाटिनियम होता है, फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनियम, या एक और एलिमेंट होता है पैलेडियम। क्या? पैलेडियम। वन ऑफ देम इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। तो व्हेन इथीन इज हीटेड विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ए निकिल, फाइनली डिवाइडेड निकिल, फाइनली मतलब बहुत फाइन जिसे कहना चाहिए, पार्टिकल्स हैं बहुत बारीक, और प्लाटिनियम और पैलेडियम, देन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। सिंपल हाइड्रोजन पास कर दे तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा आसानी से, तो रिएक्शन नहीं होगा। अब जब इनकी प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है, और जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों कार्बन का एक जो ऑलरेडी हाइड्रोजन था वो तो अपनी जगह रहेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन दोनों तरफ आ गई, ब्रोमीन दोनों तरफ आ गई, फिर तो यहाँ क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ इथीन बिकम, इथीन थी, हाइड्रोजन की एडिशन के बाद क्या बन गई? इथेन बन गई। और ये हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन भी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, है ना, इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। इसमें ये याद रखना कि हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस व्हेन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड हाइड्रोजन आर हीटेड टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकिल और प्लेटिनियम और पैलेडियम। बना हुआ रिएक्शन नहीं होगी, बॉन्ड टूटेगा नहीं। ये पॉइंट समझ में आ गई बात ये? तो ये हमारे कोर्स में एक तरह से देखा जाए पहले तो बहुत क्लियर थी, अब जो है ये बुक में सवाल है कि आपको ऑयल दिया और वो दिया लिक्विड फॉर्म में पिघलाकर, एक में ऑयल है एक में बटर है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट? हैं? तो उसका एक टेस्ट जो है कि दोनों में एक एक ड्रॉप, एक या दो ड्रॉप कहीं डाल दो ब्रोमीन वाटर की। जो ऑयल होगा उसमें डबल बॉन्ड होता है, वो ब्रोमीन वाटर का कलर ख़त्म हो जाएगा, एंड इट बिकम कलरलेस। अगर ऑयल जो है अब वो सेचुरेट हो जाएगा रिएक्शन के बाद, तो वो बॉन्ड टूट गया, सेचुरेट हो गया। और बटर इज ऑलरेडी सेचुरेटेड, इसलिए वो ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो कलर डिकलराइज। इससे हम पता लगा लेंगे कि भाई ये सेचुरेट है और ये ऑयल है और ये बटर है। समझ में आया? ऑयल अनसेचुरेट होता है और बटर सेचुरेट है। तो सेचुरेशन अनसेचुरेशन का पता हम कहाँ से लगाते हैं? ब्रोमीन वाटर से, है ना। रिएक्शन किससे होती है? ब्रोमीन से होती है। वाटर का ब्रोमीन घुली भी थी, वाटर हिस्से में रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, लिखते ब्रोमीन वाटर है। ब्रोमीन क्यों नहीं लिखते खाली? क्योंकि ब्रोमीन अगर मैं ड्रॉप्स डाली तो उसमें लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल निकल के रिएक्ट कर जाएंगे, वो हमें नज़र नहीं आएंगे, और जो बचा है उनका कलर थोड़ी चेंज होगा, वो तो ब्राउन कलर था ब्राउन ही रहेगा। पानी में थोड़े से मॉलिक्यूल थे ब्रोमीन के, इसलिए वो ब्राउन हो गया था, वो मॉलिक्यूल निकल गए, तो जो ओरिजिनल कलर था पानी का कलरलेस, तो वो जब रिएक्ट कर वो निकल जाएंगे तो पानी का ओरिजिनल कलर वापस आ जाएगा। कौन सा कलर? कलरलेस। तो ब्रोमीन वाटर इज यूज टू आइडेंटिफाई वेदर ए गिवन कंपाउंड इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अगर वो सेचुरेट है उसका कलर डिकलराइज नहीं होगा, और अगर अनसेचुरेट है इस कलर विल डिकलराइज। इसके अलावा और भी मेथड है एडिशन भी पता लगाने के लिए, है ना। पोटाशियम पर मैग्नेट और ये सब डाले जाते हैं, कलर ऐसी चीज़ें इनको कलर से पता चल जाता है। कलर ख़त्म हो गया तो अनसेचुरेट था, कलर ख़त्म नहीं हुआ तो, लेकिन उसमें जो बेस्ट जो ईजीएस्ट है वो ब्रोमीन वाटर है। पॉइंट क्लियर हो गया आपके? तो हमने इसमें कंबशन रिएक्शन करी, 3 एडिशन रिएक्शन कर ली। समझ में आ गई बात? अब हम
इसके बाकी जो रिएक्शंस हैं उसमें और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जो कि ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, डबल बॉन्ड से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है ना। लेकिन इतनी सारी जो रिएक्शंस हैं वो सारी कोर्स में नहीं है, हमें थोड़ी सी रिएक्शन हमें सैम्पल बतौर करनी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजिनेशन है, बिकॉज सनलाइट एक्ट्स एज ए फोटोकैटालिस्ट। और इथीन में रिएक्शन सनलाइट की ज़रूरत नहीं, इट में टेक प्लेस इन डार्क ऑल्सो। नंबर 2 ना एडिशन, जो इथेन में जो रिएक्शन होती है वो सब्स्टिट्यूशन होती है, रिप्लेसमेंट होती है, हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम। रिएक्शन ऑफ इथीन विद क्लोरीन इज ए एडिशन रिएक्शन, ये मेन डिफरेंस है। ये बात समझ में आ गई है। इसी तरह इथाइन का होता है, इथाइन है ना, इस बिल्कुल सेम पैटर्न पे। क्या फॉर्मूला है? C2H2। तो इसकी पहली रिएक्शन वही कंबशन, कंबशन में क्या होगा है ना, इथाइन जब जलेगा तो ये तो और ज़्यादा धुआं देगा नॉर्मल कंडीशन में। इथाइन प्रोड्यूस मोर स्मोक इन नॉर्मल कंडीशन, बिकॉज यहाँ पे हाई कार्बन की परसेंटेज और ज़्यादा हो गई। अब देखो C2H6 के अंदर 8 में से, टोटल 8 एटम में से 2 कार्बन के थे, यानी 25% कार्बन के एटम थे। C2H4 में 6 एटम थे, 6 में से कार्बन के 2 थे, तो कार्बन के कितने हो गए? 6 में से 2 यानी कितने? तकरीबन 33% बढ़ गई ना परसेंटेज कार्बन की। और C2H2 में 4 में से 2 हैं, तो कार्बन एटम की परसेंटेज 50% हो गई। तो कार्बन की परसेंटेज बढ़ रही है, तो बढ़ने से कार्बन अनबर्न कार्बन ज़्यादा बाहर निकलेगा, धुआं बहुत देती है नॉर्मल कंडीशन में। समझ में आया? नॉर्मल कंडीशन में जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि आपके पॉइंट क्लियर हो जाए। अभी बताऊँगा मैं क्यों। जब इसको हम जलाएंगे क्या बनेगा? CO2 प्लस, इसको हम बैलेंस कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई आपके? यहाँ 2 कर देंगे तो ये टोटल 4 आ जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा। बैलेंस, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ भी बनेगा। क्यों? क्योंकि इथेन और इथाइन तीनों ही कार्बन हाइड्रोजन से बने। तीनों को जब जलते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट कंपाउंड जो है कार्बन हाइड्रोजन निकलता है ब्रेक होने के बाद, और कार्बन हाइड्रोजन जब भी निकलेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। फ़र्क ये है कि हीट वैल्यू सबसे ज़्यादा इथेन की होती है, उससे कम इथीन की, और उससे कम, क्योंकि हीट वैल्यू जब हम डिस्कस करते हैं तो हाइड्रोजन की परसेंटेज इथाइन में सबसे कम है, इन तीनों में, इसलिए हीट वैल्यू भी उसकी सबसे कम है। धुआं सबसे ज़्यादा इथाइन में। बट यही इथाइन जो है, अगर लिमिटेड अमाउंट और एक्सिस ऑफ एयर में, इथाइन लिमिटेड एयर अमाउंट में हो और ऑक्सीजन एक्सिस में हो, ग्रेजुअली जलाई जाए इन एक्सिस ऑफ एयर, तो इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एज वेल एज लाइट। हीट भी देती है, और इसीलिए एसिटिलीन, इसको हम एसिटिलीन भी कहते हैं, इसका जो कमर्शियल नेम है वो एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन लैम्प्स यूज़ करते हैं शादियों में, जो रात को अंधेरे में लेके आते हैं ना सड़कों पर, शादी की अंदर रोशनी सड़कों पर ले आने के लिए बड़े बड़े लैंप लगे होते हैं, है ना। और अब तो कई तरह के बन गए, अब तो डिफरेंट केमिकल यूज़ होते हैं, लेकिन पहले एसिटिलीन लैंप यूज़ होते थे, वो अंधेरे में बहुत लाइट देते थे, क्योंकि उनको डिज़ाइन ऐसे किया जाता था कि एसिटिलीन गैस धीरे धीरे बनती थी और बनती ही जल जाती थी पूरी पूरी। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी और गैस थोड़ी होती थी तो पूरी जलती थी। और जब एसिटिलीन, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एसिटिलीन इज बर्न इन एक्सिस ऑफ एयर, एसिटिलीन लिमिटेड एयर, तो इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑल्सो। बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग ऑल्सो, एसिटिलीन वेल्डिंग कहलाती है ना। और वही एसिटिलीन लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट की वजह से, वो जो डिज़ाइन इस तरह बनाया गया है, वो जो लैम्प बनाए जाते हैं उसमें इतनी लाइट पैदा होती है कि आसानी से काफ़ी एरिया जो है वो इल्यूमिनेटेड हो जाता है। तो दिस एसिटिलीन इज ऑल्सो यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज एज वेल एज फॉर इल्यूमिनेशन बाय एसिटिलीन लैम्प। क्या बोलते हैं उसे? एसिटिलीन लैम्प। पॉइंट क्लियर हो गया आपकी? क्यों?
क्योंकि वेन लिमिटेड एसिटिलीन इज बर्न्ड इन एक्सिस ऑफ एयर तभी ये होगा। अगर नॉर्मल एयर में जलाएंगे तो येलो फ्लेम बनेगी, हीट ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारा कार्बन अनबर्न बाहर निकलेगा, इसलिए उसकी वजह से धुआं भी बहुत ज़्यादा होगा और हीट भी कम निकलेगी। बट लिमिटेड एसिटिलीन इज बर्न इन एक्सिस ऑफ एयर, देन इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एज वेल एज लाइट। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है अगर आपको ये इसका डिटेल। अब इसकी रिएक्शन बिल्कुल सेम वे में जैसे ईथीन की थी। फ़र्क ये है आप चाहे एक लाइन में दिखा सकते हैं, चाहे बिल्कुल 2 दफ़ा में दिखा सकते हैं। पहले होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये एसिटिलीन आ गई, स्ट्रक्चर फॉर्मूले से दिखाएंगे तो ईजी है। और जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या कंपलसरी है? निकिल या कोबाल्ट या पैलेडियम, सॉरी निकिल या पैलेडियम या पैलेडियम, तो निकिल आप खाली लिख दें चाहे तो, है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होता है, अब आप चाहें इसमें 2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो एक एक करके 2 दफ़ा बॉन्ड टूटेगा। आप एक दफ़ा में भी दिखा सकते हैं, और आप बेटर ये कि 2 दफ़ा में दिखाएं। यानी पहले आपने ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड था डबल बॉन्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, बॉन्ड टूट गया। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई होते हैं। पाई बॉन्ड वीक होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, और वो एक साथ नहीं टूटते, एक एक करके टूटते हैं। तो पहले एक पाई बॉन्ड टूट गया, है ना। अब वो जो पाई बॉन्ड टूटा वहाँ पे कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगी। तो इथीन से क्या बन गया? जब इथाइन इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन इन कैलकुलेटेड अमाउंट, यानी थोड़ी सी अमाउंट हमने ली कैलकुलेशन के हिसाब से कि ताकि पूरी कंबाइन हो जाए, हाइड्रोजन बचे नहीं, तो क्या बनेगी? इथीन बन जाएगी। इट फॉर्म इथीन, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया। अभी ये और एडिशन रिएक्शन शो करेगी क्योंकि डबल बॉन्ड है, और जहाँ भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है एडिशन रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ एडिशन रिएक्शन फर्दर होगी। तो अब चाहे इसको सेकंड लाइन में दिखा दो और चाहे इसी के आगे प्लस हाइड्रोजन करो, ब्रैकेट में निकिल लिख दो, और ये जो डबल बॉन्ड था ये तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन जो थी वो पहले जहाँ थी वहाँ दिखा दो। ऑलरेडी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर फॉर्मूले से ज़्यादा इसीलिए समझ में आती है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई, और ये क्या बन जाएगा? इथेन। तो इथाइन व्हेन कंबाइंड विद लिमिट विद कैलकुलेटेड हाइड्रोजन इट फॉर्म इथीन ऑन फर्दर कॉम्बिनेशन या कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। कंप्लीट का मतलब है कि डबल और दोनों जो एक्स्ट्रा बॉन्ड थे वो दोनों टूट जाए। तो ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन इट फॉर्म इथेन। अब ये इथेन हो गया। सेम वे में एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए हम दिखा रहे हैं इथेन के साथ कि वो सनलाइट में होती है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ गया। क्लोरीन से ये रिएक्ट करे लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन से या कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन से, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या रह जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड में से एक वीक बॉन्ड टूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड रह जाएगा, ठीक है। और वो जो वीक बॉन्ड टूटा था उसमें एक क्लोरीन एटम से बॉन्ड नहीं हो जाएगी। एक क्लोरीन एटम इधर, एक क्लोरीन एटम, क्या नाम होगा इसका? 2 क्लोरीन, चलो डाइक्लोरो, और अलग अलग कार्बन एटम पे आ रहा है, तो 1 2 डाई क्लोरो इथीन। अब इथेन नहीं आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। 1 2 डाई क्लोरो इथ इन, डबल बॉन्ड जब होगा तो इन की आवाज आएगी, इथ क्योंकि 2 कार्बन है। फिर इट विल फर्दर, इट में फर्दर रिएक्ट विथ क्लोरीन। इसमें उसकी ज़रूरत है, हमने एरो पे दिखाया जानबूझ के। तो अब एरो पे क्या मतलब इसे अब रिएक्ट कर रहा है, तो क्या होगा? वो जो आपका डबल बॉन्ड था वो भी टूट जाएगा। तो ऑलरेडी 2 क्लोरीन पहले से थे, है ना, 2 हाइड्रोजन पहले से थे, वो हमने दिखा दिया जहाँ थे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बॉन्ड टूटा, यानी सेकंड पाई बॉन्ड टूटा, तो एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, दूसरा क्लोरीन क्या कहलाएगा? ये कंपाउंड 4 हो गए क्लोरीन के एटम, तो टेट्रा क्लोरो, क्या? टेट्रा
क्लोरो, और चूँकि सिंगल बॉन्ड है तो एन की आवाज़ आएगी तो क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो इथेन। अब चूँकि 2 क्लोरीन एक पे आ रहे हैं, 2 क्लोरीन दूसरे पे, इसलिए इसको 1-1 पहले के लिए, जो दोनों चार दफ़ा नंबर आना चाहिए जो कि 4 एटम है, और उसके बाद 2-2, ये 1-1 और ये 1-1 का मतलब 2 क्लोरीन एक पे, 2 क्लोरीन 2-2 का मतलब 2 क्लोरीन दूसरे पे, 1-1-2-2 टेट्रा क्लोरो इथेन। नंबरिंग हमारे कोर्स में नहीं है, मैंने पूरी नंबरिंग दे दी कि अगर आप पूरी नंबरिंग भी लिख देंगे तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ना लिखे तब भी टेट्रा क्लोरो इथेन लिख दें, हमारा काम चल जाएगा। और ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है बाज़ार में, और इसको बाज़ार में हम जाएंगे ढूंढेंगे तो इसको वेस्ट्रॉन बोलते हैं। इट इज़ यूज फॉर डिजॉल्विंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक प्लास्टिक्स वगैरह, प्लास्टिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है ना, प्लास्टिक वगैरह, वो इसमें आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। तो किस नाम से बिकता है बाज़ार में, ये वेस्ट्रॉन के नाम से। ये बात समझ में आ गई। लास्ट रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, विद ब्रोमीन है ना, और हम क्या लिखेंगे, विद ब्रोमीन वाटर लिखेंगे, ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन ब्रोमीन से होगी उसी तरह, ये डिक्लोराइजेज ब्रोमीन वाटर। अब सवाल ये आ जाए कि आपने इथीन और इथाइन में कैसे फर्क लगाएंगे जो दोनों डिक्लोराइज कर रहे हैं। इफ यू टेक इक्वल अमाउंट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ इथीन एंड इथाइन एंड ऐड ब्रोमीन वाटर ग्रेजुअली ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो इथीन में एक दफ़ा बॉन्ड टूट रहा है फिर वो सेचुरेट हो जाता है, और इथाइन में 2 दफ़ा टूटता है तब जाके सेचुरेट होता है। तो ब्रोमीन वाटर इथीन कम डिक्लोराइज करेगा, ब्रोमीन वाटर और इथाइन, तो विच एवर डिक्लोराइज लेस ब्रोमीन वाटर, वो इथीन था, इथीन है नहीं, इथीन था, तो अब तो क्या वो हो गया, इथेन बन गया, और जो ज़्यादा डिक्लोराइज कर रहा है वो इथाइन हो जाएगा। इट कैन बी यूज एज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कि टेक सेम वॉल्यूम ऑफ बोथ द केसेस एंड ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या, ब्रोमीन वाटर, तो इथीन ड्रॉप लेसर अमाउंट ऑफ ब्रोमीन वाटर एंड इथाइन ड्रॉप मोर अमाउंट, जो कि उसमें डबल बॉन्ड 2 दफ़ा एडिशन हो रहा है। रिएक्शन इसी तरह होगी क्लोरीन की तरह, पहले ब्रोमीन आएगा तो 1,2 डाई क्लोरीन की जगह क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो इथीन, जो कि डबल बॉन्ड है, फिर फर्दर ब्रोमीन से रिएक्शन होगी, ब्रोमीन तो क्या हो जाएगा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। ये रिएक्शन बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगी। तीनों रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ये सेम पैटर्न पे होती हैं। क्लियर हो गई बात। और इनका बेसिकली वो जो होता है कि भाई ये वो इथीन और इथाइन दोनों अनसेचुरेट थे, इसलिए ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज करते हैं, इथेन डिक्लोराइज नहीं करता। ये मेन इसका मेन वो है क्वेश्चन कि एडिशन क्या नाम है, सेचुरेट अनसेचुरेट को पता कैसे लगाते हैं। कई तरीके हैं, वन ऑफ देम इज ब्रोमीन वाटर। रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं, वाटर में तो डिजॉल्व हुई हुई है वो। इसको मैं रब कर दूं तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या, और एक कंपाउंड ये था ईस्टर। आज वो 5 रिएक्शन हम इसकी एल्कोहल की कराएंगे जो हमारे कोर्स में है। ईस्टर का जो वो होता है कंपाउंड, वो जो होता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और COO ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो खाली बॉन्ड दिखा रहे हैं ऑक्सीजन के आगे हाइड्रोजन नहीं आएगी। अगर इसमें हाइड्रोजन आ गई तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसका मतलब है कार्बन का ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप? कार्बन, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अगर ऑल इसकी फुल फॉर्म बनाना चाहो C+O, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यानी इस ये जो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है इसके दोनों तरफ कार्बन होता है। डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन तो आ ही नहीं सकती, जो कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड बनाता है, दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। ऑक्सीजन को अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो इसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता। इस ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन
दो इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है, एक की शेयरिंग इधर हो गई और एक की दूसरी तरफ। अगर दूसरी तरफ हाइड्रोजन होगी तो ये COOH ग्रुप बन जाएगा, जिसे हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर हाइड्रोजन की जगह C आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम ईस्टर बोलते हैं। क्या? ज़रा ये ध्यान से समझ लो, 1 मिनट, इसका नाम समझ लीजिए आप क्या होगा। इस ये जो ग्रुप बनता है RCOO और यहाँ पे फिर क्या नाम है, डैश खाली है, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे R डैश लिख देते हैं हम। इस R डैश को हम कहते हैं अल्काइल, और इसका नाम, बचे हुए हिस्से का नाम जो होता है वो अल्क NO8 होता है। H जब था RCOOH था तो ये क्या कहलाता, क्या नाम था इसका कॉमन नेम, फैमिली नेम अल्केन ओइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब जरा इधर देखो, H2SO4 था, क्या कहलाता है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है ना। और खाली SO4 हो किसी और एलिमेंट के साथ, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इसको हम पढ़ते हैं क्या? इस ग्रुप को हम पढ़ते हैं क्या? सल्फेट। यानी सल्फ्यूरिक से सल्फेट बन गया। HNO3 था, क्या था ये? नाइट्रिक एसिड था, है ना। खाली NO3 किसी और एलिमेंट के साथ आ जाए तो जिंक के साथ, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, तो इस ग्रुप को हम क्या पढ़ते हैं? नाइट्रेट, यानी नाइट्रिक से नाइट्रेट। सेम वे में H2CO3 कार्बोनिक एसिड था, है ना, और खाली CO3 किसी और ग्रुप के साथ आ जाए तो क्या बन जाएगा ये? देखो सब में सेम पैटर्न चल रहा है, सल्फ्यूरिक से सल्फेट, नाइट्रिक से नाइट्रेट, कार्बोनिक से। अब इसी तरह ये जो था आपका RCOOH, ये था क्या? अल्क NOइक, है ना, एसिड हम साथ में लिख देते हैं जो कि ये एसिड है। अगर H हट जाए, देखो इससे भी H हटा है, सब में से H हट गया, बचा हुआ ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ, बचा हुआ ग्रुप क्या होगा? RCOOH। जो H जिसके वजह से वो एसिड था वो हट गया, तो इस बचे हुए ग्रुप को हम अल्केनोइक नहीं कहेंगे, अब सेम पैटर्न पे चलेगा। जैसे ये था सल्फ्यूरिक से सल्फेट, नाइट्रिक से, तो ये हो जाएगा पूरा नाम अल्केनO8, अल्केनोइड, है ना। यानी इक से क्या हो गया? ये 8 बन गया। अल्केनोइक था, अल्केनोइक की जगह अल्केनोइट हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे समझ लो ध्यान से। अगर देखो ध्यान से, जब किसी एसिड रेडिकल के साथ मेटल आ जाए तो ये क्या बन जाता है? सॉल्ट। जैसे जिंक आ जाए, मान लो जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन था तो सल्फ्यूरिक एसिड था, और अगर मेटल आ गया तो वो सॉल्ट बन गया। सॉल्ट की क्या डेफिनेशन है? अ कंपाउंड मेड ऑफ 2 रेडिकल, वन इज एसिड रेडिकल विच इज ड्राइव फ्रॉम एसिड एंड अदर रेडिकल इज बेसिक रेडिकल ड्राइव फ्रॉम बेस। इट इज आइदर ड्राइव फ्रॉम बेस या मेटल। मेटल आ जाए अगर हाइड्रोजन की जगह तो वो सॉल्ट कहलाता है, तो वो बेसिक रेडिकल कहलाता है। वो मेटल जो है बेसिक रेडिकल बन जाता है। तो सेम वे में अगर RCOO के बाद H था तो वो एसिड था, क्योंकि ये जो H है ये पानी में डालने के बाद हाइड्रोनियम आयन देता है, और हाइड्रोनियम आयन जहाँ ज़्यादा बनेंगे तो वो एसिड कहलाएगा। तो इस हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रोनियम आयन बन जाते हैं, इसलिए वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। जब तक ये H था, शॉर्ट फॉर्म है ये COOH, ये जो वैसे फुल फॉर्म थी उसकी वो ये थी OH, ये इसकी फुल फॉर्म थी। और अगर ये H हटा के हम मेटल लिए हैं, कोई भी मेटल, सोडियम, पोटेशियम, तो जैसे यहाँ H हटा के मेटल आया था तो ये सॉल्ट बन गया था, तो यहाँ अगर मेटल को हटा के H ले आएंगे तो ये भी सॉल्ट कहलाएगा, सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्ट ऑफ। अगर वो मीथेनोइक था, सोडियम आ गया H के हटा के, तो सोडियम मीथेनोइट हो जाएगा।
इथेन आ जाए, वो क्या आ जाएगा, पोटाशियम आ गया तो पोटाशियम इथेनोएट हो जाएगा। मैंने पहली बात तो नाम बदल गया, OX से O8 बन गया, है ना। और वो जो H आया था, H की जगह मेटल आ गया तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट। जैसे वो था इनऑर्गेनिक सॉल्ट, यहाँ पे H हट गया था, इसमें एसिड में H हट गया था, H2SO4 एसिड था, H हट के मेटल या बेसिक ग्रुप आ गया तो ये सॉल्ट बन गया। सेम वे में यहाँ अगर बेसिक ग्रुप आ जाए या मेटल आ जाए तो ये क्या बन जाता है, सॉल्ट। और अगर इसमें H के बाद हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, यदि कार्बन से जुड़ जाएगी तो इसको हम फिर ईस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, ईस्टर। ये ईस्टर कहलाता है, ईस्टर। यानी हाइड्रोजन को हटा के अगर मेटल आ गया तो सॉल्ट, हाइड्रोजन था तो एसिड था, हाइड्रोजन हट के मेटल आ गया तो सॉल्ट, और मेटल की जगह C ग्रुप आ गया तो क्या कहलाएगा, ईस्टर। तो ईस्टर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन COO, खाली COO लिखेंगे, आगे H नहीं लिखेंगे, ग्रुप ब्रैकेट में, ये ईस्टर ग्रुप कहलाता है। या फुल फॉर्म लिख दे COOC ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप, एज ए, आपने देखिए OH जब आया था एल्कोहल तो हमने क्या कहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन OH ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप। CHO आया था तो हमने क्या कहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन CHO ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप, एज ए OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप था तो एल्कोहल था, CHO फंक्शनल ग्रुप होगा तो अल्डिहाइड, क्या कहलाते हैं वो। और अगर खाली COO ऑन ये हो, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटो ग्रुप या ऑक्सो ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म C डबल बॉन्ड O है, और ब्रैकेट में इसका नाम क्या लिखेंगे, कीटो ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन C डबल बॉन्ड O ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज कीटोन। तो सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन COO, खाली COO, फुल फॉर्म होगी, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है और एक सिंगल बॉन्ड से, ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो वो क्या कहलाएगा, क्या, अगर उसमें मेटल आ गया तो वो कहलाएगा सॉल्ट, और अगर हाइड्रोकार्बन ग्रुप आया तो ईस्टर कहलाएगा, आर कॉल्ड ईस्टर्स। एक और ईस्टर की डेफिनेशन है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो होता है वो ईस्टर होता है। हाँ, वाटर भी बनता है, ईस्टर इन वाटर बनते हैं, तो इसलिए हमने ऑर्गेनिक बोला है पहले। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई सा भी एल्कोहल हो, जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ईस्टर बन जाता है, और द प्रोसेस इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ईस्टर इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। तो एक तो ये नाम में क्लियर करना चाहता था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो अल्केनोइक था, अगर उसमें से हाइड्रोजन हट जाए, चाहे उसकी जगह मेटल आए, चाहे हाइड्रोकार्बन ग्रुप आए, चाहे वो सॉल्ट बने चाहे ईस्टर बने, वो बचा हुआ हिस्सा जो है वो अल्केनोइड कहलाता है। अगर मीथेन से बना है तो मीथेनोइड, इथेन से बना है तो इथेनोइक एसिड से बना है तो इथेनोइड, प्रोपेनोइक एसिड से बना है तो प्रोपेनोइड, बचा हुआ हिस्सा अल्केनोइड कहलाता है इन जनरल। और जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप एडिशन हाइड्रोजन की जगह है उसका नाम अलग से लिखते हैं, तो फुल नेम क्या हो जाता है, अल्काइल अल्केनोइड। अल्केनोइड वो हिस्सा है जहाँ हाइड्रोजन को हटा के, जहाँ पे हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, हाइड्रोजन हटा है, वो हिस्सा अल्केनोइड है। अब उसके साथ मेटल आए या हाइड्रोकार्बन ग्रुप आए, मेटल आए तो सॉल्ट, हाइड्रोकार्बन ग्रुप आए तो ईस्टर, लेकिन नाम अल्केनोइड होगा। और जो हाइड्रोजन को हटा के जो भी ग्रुप आ रहा है उसका नाम शुरू में लिखते हैं। अगर सोडियम आया तो सोडियम अल्केनोइड, कैल्शियम आया तो, और अगर हाइड्रोकार्बन ग्रुप आया, मान लो मिथाइल ग्रुप आया तो मिथाइल अल्केनोइड, इथाइल ग्रुप आया तो, इसलिए पूरा नाम क्या हो जाएगा, अल्काइल अल्केनोइड। ये अल्क जो होता है उसके अंदर कार्बन एटम वो हैं जो ऑक्सीजन के बाद जितने कार्बन एटम, अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो हाँ ऑक्सीजन के बाद जो है हाइड्रोकार्बन ग्रुप, वो अल्क आता आखिर में रिएक्शन में, लेकिन नाम में वो पहले आता है। और जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हटा के जो ग्रुप बचा है वो अल्केनोइड होता है। अगर उसमें एक कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, मीथेनोइड। दो कार्बन है उस ग्रुप में
इथेनॉल, ये आप ध्यान में कर लीजिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास के अंदर वी विल, इसको बंद कर दो, वी